सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज यहाँ पर उर्दू एकेडमी दिल्ली के एक लेटर आपको मिला होगा उर्दू ख्वानगी मरकज़ के लोगों को, और साथ में जो लोग उर्दू एकेडमी दिल्ली से जुड़े हैं उनको इस प्रकार का लेटर, इस तरीके का लेटर मिला होगा जिसके अंदर उर्दू अकादमी दिल्ली ने ये बताया है कि जो दिल्ली हुकूमत दिल्ली ने 917 उर्दू टीचर्स की वैकेंसी निकाली है उसके बारे में इन्फॉर्म किया है। तो 2015 के बाद ये एक बहुत अच्छा कदम है उर्दू अकादमी दिल्ली का, और उसमें हाजी ताज मोहम्मद जो कि वाइस चेयरमैन है इसके, वो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मेरे साथ हैं एक्सपर्ट की ये जो नौकरियां निकली हैं इसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे आवेदन करें, क्या क्या परेशानियां हैं, तो कुछ हमारे सवालात मेरे और जवाबात शमीम आलम के। तो मैं आपको अभी मिलाना चाहता हूँ शमीम आलम सैफी साहब से, जो कि आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे कुतुब मेल चैनल पर। शुक्रिया। शमीम भाई, ये लेटर तकरीबन हमारे उर्दू ख्वानगी मरकज़ के सभी लोगों को मिला है। जी। पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अब जो नौकरी 917 उर्दू टीचर्स की निकली है इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, ये आप बताइए। जी, जैसे कि DSSP ने ये रिक्रूटमेंट निकाली है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट हैं इसी एडवर्टीजमेंट में। इसके अलावा टीचिंग में हम उर्दू वाले हैं चूँकि जी, इसमें उर्दू और नॉन उर्दू दोनों तरह की पोस्ट है, और एलिजिबिलिटी भी तकरीबन कुछ हद तक कॉमन होती है। जैसे ग्रेजुएशन, अभी ये TGT की वैकेंसी आई है जी। इसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd। पहले TGT की फुल फॉर्म बताइए जी। हमारे दर्शकों को। TGT होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिनको 6ठी से 8वीं तक के बच्चे पढ़ाने होते हैं। इस लेवल पर पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन, BEd, और BEd के बाद CTET पेपर 2। पेपर 2 वाला। हाँ जी, क्योंकि पेपर 1 होता है PRT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, पेपर 2 होता है TGT के लिए, और जो PGT थर्ड लेवल होता है उसमें CTET की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें CTET पेपर 2 वो कंपलसरी है। तो 3 बातें याद रखनी है। ग्रेजुएशन में उर्दू, इसमें सबसे बड़ी पहेली ये रहती है कि उर्दू किस तरीके से हो ग्रेजुएशन में। तो इसमें 2 साल कम से कम उर्दू होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और वो भी इलेक्टिव का मतलब होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें कम से कम 100 नंबर का एग्जाम हो। अच्छा। हालांकि और भी 2 साल तक पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन उसमें 50-50 नंबर के पेपर होते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। 100 नंबर का पेपर कम से कम होना चाहिए उसमें इलेक्टिव। अच्छा। उसके बाद BEd के बाद CTET। ये सिर्फ 3 शर्तें हैं इस रिक्रूटमेंट में। यानी कि कोई अप्लाई करने के उर्दू लिए। से कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसने साथ में BEd की है और CTET क्लियर किया है CTET पेपर 2, जी, तो वो इस नौकरी के लिए एलिजिबल है। दूसरा मैं पूछना चाह रहा था ये कि जो कुछ हमारे साथी हैं, कुछ ऐसी आलिमा भी हैं जो कि जामिया उर्दू अलीगढ़ से कर लेते हैं, तो जो उर्दू से करते हैं जो हमारे बहुत सारे लोग और ये समझते हैं कि हम तो मसावी हैं ग्रेजुएशन के, उनके लिए इसमें कुछ रोशनी डालिए। जी। जामिया उर्दू अलीगढ़ का मसला ये है कि वहाँ पर वो एक तो UGC अप्रूव्ड नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब ये है DSSP में कि वो संस्था UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। दूसरी बात है कि जो BEd के मसावी वो मानते हैं मुअल्लिम को। मुअल्लिम हमेशा BEd NCTE अप्रूव्ड करती है। अगर NCTE से कोई संस्था अप्रूव्ड नहीं है, क्या जामिया उर्दू अलीगढ़ मुअल्लिम का जो कोर्स कराती है वो है, वो दिल्ली में एलिजिबल नहीं है। दिल्ली में एलिजिबल नहीं। उत्तर प्रदेश में जैसे मदरसा बोर्ड है वो करवा देते हैं, बिहार मदरसा बोर्ड है वो करवा देता है। जो यूपी है, यूपी में भी वो प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल है, वो डिप्लोमा माना जाता है, डिप्लोमा माना जाता है, वो डिग्री नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ और मदरसे, बड़े मदरसे हैं, उसमें से अगर किसी ने किया होगी मुअल्लिम का तो नहीं, उसमें सीधी सी एक शर्त है कि NCTE से अप्रूव्ड ये होनी चाहिए। अगर कोई भी संस्था NCTE से अप्रूव नहीं होती, इसका मतलब वो टीचिंग कोर्स उसका मान्य नहीं होगा। अच्छा, इसमें जैसे कि एक टेट होता है जी, तो अगर किसी ने वो क्लियर किया हो तो इसमें क्योंकि ये दिल्ली की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट के, इसमें CTET कंपलसरी है। अगर किसी ने UP टेट, RTET वगैरह ये सब क्लियर करे हैं तो इसमें एलिजिबल नहीं है। CTET इसमें कंपलसरी है। यूपी में ऐसा होता है, अगर राज्य सरकार की वैकेंसी होती है उसमें CTET वाला एलिजिबल होता है, लेकिन ये क्योंकि सेंटर के अंडर में आती है दिल्ली, इसलिए यहाँ पर वो अदर स्टेट के टेट वैलिड नहीं है।
किसी ने जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया से ही एमए किया है या एमए फाइनल है, तो वो इसके अंदर कुछ उसको क्या करना चाहिए, मतलब इस कम से कम इस नौकरी को हासिल करे या आइंदा कोई वैकेंसी निकले? आइंदा वैकेंसी अगर किसी ने एमए उर्दू कंप्लीट कर ली है, उसके बाद उसने बीएड की है, तो उसके लिए पीजीटी के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। उसे सीटेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एमए और उसके बाद बीएड, ये उसकी शर्त है। वो अब अपकमिंग है, हाँ आ सकती है वो वैकेंसी। तो इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? क्या ऑनलाइन ही अप्लाई हुआ, ऑफलाइन है, कैसे क्या है? जी ये बताइए। क्योंकि अब तो डिजिटल इंडिया का दौर है जी, इस टाइम में। अप्लाई किया जाए ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या तरीका है ये बताइए। जी, सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी पूरी है तो इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो कैटेगरी वाले लोग हैं, जी ओबीसी हाँ कैटेगरी से जो ओबीसी है, है जी। उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका सर्टिफिकेट उसकी एनसीएल अपडेट होनी चाहिए। एनसीएल माने नॉन क्रीमी लेयर। अच्छा अच्छा। उसको एसडीएम से उन्हें पहले अपडेट करवाना होगा, उसके बाद एनसीएल नंबर को उसमें डालना होगा अच्छा, फॉर्म फिल करते हुए। उसके बगैर फॉर्म यानी ओबीसी सर्टिफिकेट किसी ने बनवा लिया तो अपडेट करवाना उसको होता है? साल में एक बार अपडेट करवाना होगा। साल में एक बार जी। करवाना होता है? वो अच्छा, 1 साल तक वैलिड होती है एनसीएल। ओहो। उसका अगर नंबर मांगा जाएगा, वो उसमें फिल करना कंपलसरी है। कंपलसरी है। 3 जुलाई 2021 इसकी आखिरी तारीख है। बाकी और भी हम अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। बोर्ड पे आपको लिख करके हम सारी चीज़ बताएंगे। तो आपके कुछ सवालात हों जी। तो आप डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट हमारे कमेंट्स में इसमें दे सकते हैं आप। हाँ जी। जी। तो मैं यहाँ पर अब इजाज़त चाहता हूँ और आइंदा फिर किसी ऐसे मौजू पर इंशाल्लाह बात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.